स्टडी ट्रैक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 17 जून 2024। आज के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग देखेंगे और ये सभी करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आज हम लोगों का पहला प्रश्न है, वैश्विक पर्यटन सतत विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान के उद्देश्य से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले का आयोजन किया जा रहा है? तो ऑप्शन में है ढाका, थिम्पू, नई दिल्ली और काठमांडू। इसका उत्तर हो जाएगा काठमांडू। काठमांडू में जो है वैश्विक पर्यटन और सतत विकास के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले का उद्घाटन किया जा रहा है। अब हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उनको देखते हैं। काठमांडू में वैश्विक पर्यटन सतत विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 16 देशों के पर्यटन उद्यमी जो हैं वो भाग लेंगे और इस मेले में 150 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे और इसका उद्देश्य होगा कि पर्यटन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिरिल रामाफोसा को एक बार फिर किस देश का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है? तो आप फोटो में जो देख पा रहे हैं यही है सिरिल रामाफोसा। तो सिरिल रामाफोसा को दक्षिण अफ्रीका का एक बार फिर से, पहले भी यही थे और इनको दोबारा वहाँ नियुक्त राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने 500 साल पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत को लौटाने का निर्णय लिया है? ये जो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं यही कांस्य की मूर्ति है जिसे वापस भारत को लौटाने का निर्णय लिया गया है। तो वह यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। यह इस कांस्य की मूर्ति को भारत को वापस लौटाएंगे। अब इससे जुड़े फैक्ट को हम लोग देख लेते हैं। ये जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है 500 साल की पुरानी जो मूर्ति है उसको भारत को लौटाने का फैसला कर लिया है और यह मूर्ति, यह माना जाता है कि संत तिरुमंकाई अलवर को यह मूर्ति दर्शाती है और ये मूर्ति तमिलनाडु के एक मंदिर से चुराई गई थी और इसे 1967 में सोथवी के नीलामी घर से ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने एक ऑक्शन के दौरान उसको खरीद लिया था। अब मूर्ति जब वापस अपनी मातृभूमि पे आ रही है तो इसको लाने में एक स्वतंत्र शोधकर्ता का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने क्या किया, यूनिवर्सिटी को इस मूर्ति के बारे में बताया और उसके बाद भारत सरकार ने मूर्ति की वापसी के लिए एक औपचारिक अनुरोध किया यूनिवर्सिटी से, जिससे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस मूर्ति को वापस भारत को देने का निर्णय किया है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में कितने मिलियन से अधिक लोग जबरन विस्थापित हुए? तो इसका उत्तर हो जाएगा 117 मिलियन से अधिक लोग 2023 में विस्थापित हुए। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इंदिरा गांधी कला केंद्र ने संसद टीवी के साथ समझौता किया है भारतीय संस्कृति और कला को आगे बढ़ाने के लिए। इससे जुड़े हम लोग कुछ फैक्ट को देख लेते हैं कि भारतीय कला और संस्कृति को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए IGNCA यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और संसद टीवी ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है और इस समझौते के तहत IGNCA द्वारा निर्मित कार्यक्रमों का प्रसारण जो है संसद टीवी पर किया जाएगा और संसद टीवी को IGNCA के सांस्कृतिक अभिलेखागार की सामग्री तक पहुंच प्राप्त होगी और IGNCA की ओर से डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी और सांसद टीवी
के सीईओ रजत पुन्हानी ने दोनों मिलकर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जनरल बाकर उज जमान किस देश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं? तो फोटो में देख पा रहे हैं, यही है जनरल बाकर उज जमान। जनरल बाकर उज जमान बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 बैठक में भाग लिया, निम्नलिखित में कौन सा देश G7 समूह का सदस्य नहीं है? ठीक है, तो भारत जो है G7, इस ऑप्शन में भारत G7 समूह का सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समूह में भाग लेने के लिए इटली गए, क्योंकि यह सम्मेलन अभी वर्तमान में इटली में हो रहा था। तो इस G7 में 7 देश हैं शामिल, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान और कनाडा। और इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के वहां जाने से भारत पश्चिमी यूरोप आर्थिक गलियारा जो है उस जैसे ठोस बुनियादी ढांचों के प्रस्ताव को बढ़ावा देने के लिए वहां पर इस सम्मेलन में प्रतिबद्धता जताई गई है। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के राज्यपाल को सदन का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने की शक्ति देता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 180(1). तो यह अनुच्छेद जो है भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 180(1) है, यह राज्यपाल को सदन का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने की शक्ति देता है। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ फैक्ट है उसको देख लेते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर शब्द का स्पष्ट उपयोग जो है संविधान में नहीं किया गया है, और प्रोटेम स्पीकर सांसद या राज्य विधानसभाओं में कार्यवाही संचालित करने के लिए सीमित समय अवधि के लिए नियुक्त किया गया एक अस्थायी अध्यक्ष होता है। ठीक है, और प्रोटेम स्पीकर को आमतौर पर एक नई विधान सभा की पहली बैठक के लिए चुना जाता है, जहां अध्यक्ष का चुनाव होना बाकी होता है, इसलिए वहां पे प्रोटेम स्पीकर का चुनाव होता है, या वहां पे एक सीमित समय के लिए उसको नियुक्त किया जाता है। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन यानी CSTO से हटने का फैसला किया है? तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा अर्मेनिया। सी में है अर्मेनिया। अब आप मैप पर देख पा रहे हैं, यहाँ अजरबैजान के बाएं साइड में है अर्मेनिया। अर्मेनिया जो है रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक सामूहिक सुरक्षा संधि के संगठन से हटने का फैसला कर लिया है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैश्विक कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक एक तुलनीय सूचकांक है। ठीक है, एक तुलनीय सूचकांक है। यह किसके द्वारा जारी किया गया है? ठीक है, और यह सूचकांक जो है विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। अब इससे जुड़े जितने भी फैक्ट हैं हम लोग देख लेते हैं। राज्य के स्वामित्व वाली विशाखापत्तनम पोर्ट जो है भारत में, वह विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केटिंग इंटेलिजेंस जो हैं उसके द्वारा विकसित कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस की एक इंडेक्स बनाई गई, 2023 इंडेक्स बनाई गई, जिसमें विशाखापत्तनम पोर्ट जो है टॉप 20 में अपना स्थान बनाया है। और विशाखापत्तनम पोर्ट का जो स्थान है 19वां स्थान है। और यह जो विकसित कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स है, यह विश्व के 348 वैश्विक कंटेनर बंदरगाहों को उनकी दक्षता के अनुसार रैंकिंग करता है। जैसे वहाँ पे जहाज के बंदरगाह पर पहुँचने से लेकर उसके कार्गो एक्सचेंज को पूरा करने के बाद बर्थ से प्रस्थान करने के बीच के समय के आधार पर उसको मापा जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। जोशीमठ किस राज्य में प्रसिद्ध नगर है? तो जोशीमठ जो है यह उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध नगर है।
उत्तराखंड का प्रसिद्ध नगर है। अब हम लोग इससे जुड़े कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र ने उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ कर दिया है, ठीक है। और नैनीताल जिले में कुटोली तहसील का नाम बदलकर परगना श्री कैंची धाम तहसील करने के प्रस्ताव को क्या किया है, केंद्र ने इसको स्वीकृत कर दिया है। इस कदम से वहाँ पर धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा, जिसको बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगी। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 106वां, ठीक है। 106वां संविधान संशोधन जो है यह तय करता है कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीट होना चाहिए, ठीक है। 2023 के विधेयक लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित करता है। यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होता है, ठीक है। अब हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हर वर्ष कब दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया जाता है? तो हर वर्ष दुनिया भर में 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया जाता है। अब हम लोग इससे जुड़े कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से घोषित एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दिन है और इसमें 200 मिलियन से ज़्यादा प्रवासियों के योगदान को मान्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से इसको मनाया जाता है, जिसमें 800 मिलियन से अधिक परिवारों के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया गया है। यह दिवस प्रवासी कामगारों और उनके परिवार के लिए धन प्रेषण से जुड़े लाभों को बढ़ाने के लिए नीतियों और उपायों का समर्थन करता है। यह दिवस प्रवासी कामगारों और उनके परिवार के लिए वित्तीय समावेशन की दिशा में एक माहौल को तैयार करता है। प्रवासी कामगारों द्वारा प्रदर्शित संघर्षशीलता, समर्पण और प्यार के महत्व पर प्रकाश डालने का काम करता है। और अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध वन्यजीव फिल्म निर्माता को वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसमें सुबैया नल्लामुथु, ये फोटो में जो आप देख पा रहे हैं यही सुबैया नल्लामुथु हैं। इनको वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनसे जुड़े कुछ फैक्ट को हम लोग देख लेते हैं। प्रसिद्ध वन्यजीव फिल्म निर्माता श्री सुबैया नल्लामुथु को 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार विजेता का घोषणा किया गया। श्री सुबैया नल्लामुथु जो हैं, यह वन्यजीव छायांकन में इनका योगदान असाधारण है और इनके योगदान में इनकी जो फिल्मोग्राफी है उसमें से सबसे प्रसिद्ध है टाइगर डायनेस्टी, टाइगर क्वीन, द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस टाइगर। ये सभी इनके बहुत ही फेमस फिल्मोग्राफी हैं। प्रतिष्ठित डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार MIFF के प्रत्येक संस्करण में वित्त चित्र फिल्मों में भारत में इसके योगदान आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह अवार्ड एक फिल्म निर्माता को प्रदान किया जाता है और इस अवार्ड में 10 लाख रुपये नगद पुरस्कार और ट्रॉफी और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और पिछले वर्षों में इस पुरस्कार के अन्य प्रतिष्ठित प्राप्तकर्ताओं में श्याम बेनेगल, विजया मूले, अन्य फिल्म निर्माता शामिल थे। यह पुरस्कार महान फिल्म निर्माता वी शांताराम की स्मृति में स्थापित किया गया है। अब हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ लोकप्रिय हेमित्से चू महोत्सव शुरू हुआ? लद्दाख में हेमित्से चू महोत्सव
की शुरुआत हुई। अब हम लोग इससे जुड़े कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। यह त्यौहार जो है गुरु पद्म संभव की जयंती पर आयोजित किया जाता है। और पद्म संभव कौन थे? तो भारत के एक साधु पुरुष थे जिन्होंने 8वीं सदी में तांत्रिक बौद्ध धर्म को भूटान, तिब्बत में ले जाने एवं प्रसार करने में इनकी बहुत अधिक भूमिका थी। वहाँ उन्होंने गुरु रिनपोछे, या जिनको कहा जाता है लोपो रिनपोछे के नाम से भी जाना जाता है, और यिंगमा संप्रदाय के अनुयायी उन्हें द्वितीय बुद्ध भी मानते हैं। इस अवसर पर प्रार्थना की जाती है और मास्क डांस किए जाते हैं और भित्ति चित्र ठनका को प्रदर्शित किया जाता है। इस महोत्सव को देखने के लिए देश विदेश से लोग लद्दाख पहुंचते हैं। यह जो उत्सव है हेमिस मठ में होता है, जो लद्दाख के सबसे पुराने और सबसे बड़े मठों में एक है। हेमिस महोत्सव बौद्ध पौराणिक कथाओं और कहानियों को दर्शाते हुए एक जीवंत चाम नृत्य का प्रदर्शन भी किया जाता है यहाँ पे। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक सेवा कार्यक्रम में सबसे बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने पर किसका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है? अब ये बताइए कि इसमें ऑप्शन में है भारतीय हवाई सेवा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय रेल, भारतीय बैंकिंग सेवा। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय रेल। अब इससे जुड़े कुछ हम लोग फैक्ट को देख लेते हैं। रेलवे को यह सम्मान जो है कई स्थानों पर सार्वजनिक सेवा कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों को शामिल करने के लिए मिला है। और इस वर्ष 26 फरवरी को ही रेल मंत्रालय के एक कार्यक्रम में 2000 से अधिक स्थानों पर लगभग 40,19,000 से अधिक लोग शामिल हुए थे। और इस कार्यक्रम का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रेलवे पुल और सड़क उद्घाटन और रेल स्टेशनों पर आधारशिला रखने के लिए किया गया था। लगभग 40,19,000 लोग इसमें शामिल थे, जिस कारण इसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का चयन यूनेस्को ब्रिक्स वर्साई संग्रहालय के लिए हुआ है। यह कहाँ स्थित है? तो अब इसमें आप लोगों को बताना है कि यह संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। यह संग्रहालय है गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात के भुज में स्थित है। इससे जुड़े हम लोग फैक्ट देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए फोटो में, ये जो फोटो है यही यह संग्रहालय है जो गुजरात के भुज में स्थित है। अब स्मृति वन वर्ष 2001 में आए विनाशकारी भूकंप में अपने प्राण गंवाने वालों के श्रद्धांजलि स्वरूप है। अभी यह जो संग्रहालय बनाया गया है गुजरात के भुज में, जो 2001 में भयंकर विनाशकारी भूकंप आया था, उसमें अपनी जान गंवाने वाले जितने भी लोग थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यह संग्रहालय बनाया गया। और इस संग्रहालय में स्थानीय संस्कृति, प्राकृतिक संरक्षण को प्रदर्शित किया गया है। यूनेस्को ब्रिक्स वर्साई सम्मान प्रतिवर्ष जो है असाधारण वास्तुकला और शिल्पकला के लिए दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस वरिष्ठ IAS अधिकारी को तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम का नया एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है? तो यहाँ के नया एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं वो हैं जे श्यामला राव। अभी आप फोटो में देख पा रहे हैं, यही है जे श्यामला राव। अब इनसे जुड़े हम लोग फैक्ट को देख लेते हैं। जे श्यामला राव जो हैं पहले प्रधान सचिव थे उच्च शिक्षा में, और उसके बाद इनका ट्रांसफर तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम का कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। TTD आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है, और यह तिरुमाला पर भगवान वेंकटेश स्वामी मंदिर की प्रशासन करता है। यह जिस पोस्ट पर गए हैं तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम पर, वहाँ पर यह स्वामी का जो मंदिर है उनका यह शासन प्रशासन या वहाँ का जो कार्य प्रणाली है उसकी देखरेख करता है। और जे श्यामला राव 1997 बैच के IAS अधिकारी हैं। और ये जो हैं यहाँ जे श्यामला राव से पहले AV धर्म रेड्डी
यहाँ के कार्यकारी अधिकारी थे। अगला प्रश्न है कि हाल में ही अल्पना किलावाला द्वारा लिखित ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, ठीक है, ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंध रखती हैं? अपने पुस्तक का विमोचन हाल में ही किए हैं, जिसका नाम है ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल। यह बैंकिंग क्षेत्र से अपना संबंध रखते हैं, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की वो पूर्व प्रवक्ता हैं और हाल में ही अपनी पुस्तक ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल का विमोचन किए हैं। और इस पुस्तक का अगर पूरा नाम पूछा जाए तो इस पुस्तक का पूरा नाम है ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल एन इनसाइडर व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक। इस पुस्तक की कुछ की नोट्स पॉइंट है जिनको जानना हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यह पुस्तक जो है यह दर्शाता है कि आरबीआई की जो निर्णय प्रणाली होती है वह कैसी है। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में आरबीआई की क्या भूमिका है वो इस पुस्तक से हमें पता चलता है। और मौद्रिक नीतियों के व्यवहारिक उदाहरण का पता हम लोगों को इस पुस्तक से चलता है। वैश्विक आर्थिक प्रवृत्तियों का आरबीआई की रणनीतियों पर क्या प्रभाव होता है वह भी इससे हमें स्पष्ट होता है। और केंद्रीय बैंकिंग परिचालन में पारदर्शिता का महत्व हमें यह पुस्तक बताता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की दिव्या देशमुख ने लड़कियों की विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीती है, वह किस राज्य से संबंध रखती है? तो ये फोटो में आप देख पा रहे हैं, यही हैं दिव्या देशमुख। अब यह किस राज्य से संबंध रखती है? यह रखती है महाराष्ट्र से संबंध, महाराष्ट्र के नागपुर से ये हैं। अब इनसे जुड़े कुछ फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। इनसे जुड़े फैक्ट हैं, यह 18 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय मास्टर और महिला ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख अंडर-20 विश्व जूनियर चैंपियनशिप का खिताब हासिल किया है। नागपुर की दिव्या ने 11वें दौर में 10 अंक हासिल किए। अपने जो अपोनेंट थे इनके, उनसे यह 11 राउंड हुआ जिसमें यह 10 अंक हासिल किए हैं। और बुल्गारिया के जो इनके अपोनेंट में जो थे, बुल्गारिया के बेलोस्लवा क्रास्तेवा को सफ़ेद मोहरों से खेलते हुए इन्होंने पराजित किया। दिव्या जो है एशियाई जूनियर चैंपियन भी हैं और यह लगातार उनकी दूसरी खिताब है जो ये जीते हैं। अगला प्रश्न है, स्पिनर गुनकेश मोती को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मई 2024 चुना गया है। यह किस देश से संबंध रखते हैं? तो यह संबंध रखते हैं वेस्ट इंडीज से। आप फोटो में देख पा रहे हैं, यही हैं गुनकेश मोती। गुनकेश मोती वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। इनसे जुड़े कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। 13 जून को मई 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार इन्होंने जीता। गुडाकेश जो हैं पिछले मंथ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किए। उसके बाद यूएस और वेस्ट इंडीज में चल रहे T20 विश्व कप जो है उसमें भी उन्होंने अपना प्रदर्शन अच्छे से बरकरार रखा। और 29 वर्षीय बाएं हाथ के स्पिनर गुडाकेश मोती हैं जिन्होंने अपनी कैरियर में पहली बार प्रतिष्ठित आईसीसी पुरस्कार जीतने के लिए पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी और आयरिश बल्लेबाज हैं लोक्रान टकर, उन दोनों को पीछे छोड़ते हुए यह आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीत लिए। हम लोगों का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।